एनसीएल मोरवा विस्थापन को विलोपन की तरफ ले जा रहा बताया राजेश सिंह ने। एनसीएल की जयंत एवं दूधीचुआ खदान के विस्तार के लिए अपनी जा रही विस्थापन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पुनर्स्थापना मंच के प्रवक्ता राजेश सिंह ने एनसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि एनसीएल प्रबंधन पुनर्वास नीति को स्पष्ट नहीं कर रहा। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे अभी भी लंबित हैं जिन पर जिला कलेक्टर के साथ त्रिपक्षीय वार्ता नहीं कर इस पूरे मोरवा विस्थापन को विलोपन की तरफ ले जा रहा है। उन्होंने बताया कि एनसीएल प्रबंधन के एक निर्देशक के साथ हुई वार्ता के दौरान यह बात स्पष्ट हुई है कि एनसीएल प्रबंधन प्रथम फेज में 500 मीटर तक के मकानों को नोटिस देने की योजना बना रहा है, परंतु यह तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक प्रबंधन अपने पुनर्वास स्थल को जारी न कर दे। इसके साथ ही उन्होंने मोरवा विस्थापन के लिए नापी की प्रक्रिया में लगी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के बारे में बताते हुए का प्रबंधन ने उनके साथ एमआईयू के अलावा भी अतिरिक्त समय तक काम लिया है, जिस कारण नापी प्रक्रिया रोकनी पड़ी है। नमस्कार। बीते माह एनसीएल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें बताया गया था सीएमडी साहब द्वारा कि अगस्त माह में संभवतः नोटिस वितरण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। वो इस प्रयास में लगे थे। इसी माह 15 तारीख को दिल्ली में एनसीएल की बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई। इसके बाद एक ड्राफ्ट का एक पन्ना वायरल हुआ। इसमें पूरे विस्तार से बताया गया था कि कब नोटिस वितरण होगा, कब पोर्टल में डाला जाएगा। अगस्त माह के 27 तारीख को नोटिस दिया जाएगा और सितंबर माह से मुआवजा वितरण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। हालांकि पत्र मिलने के बाद, वायरल होने के बाद एनसीएल प्रबंधन ने इससे पूरी तरह से इनकार किया। परंतु क्या ये सुनियोजित था? क्या अगले महीने से 1-2 दिन आगे पीछे करके ही एनसीएल प्रबंधन इस पूरी प्रक्रिया को अपनाना शुरू करेगा? मुआवजा किन किन को मिलने वाला है? खदान कितने मीटर आगे बढ़ेगी? और पहली प्रक्रिया में क्यों इस एक प्रक्रिया मतलब एक समय सारणी प्रथम अध्याय बना करके जो लेटर वायरल हुआ था कि एक फेस में ही लोगों को मुआवजा वितरित किया जाएगा, बाकी लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष चौधरी राजकिशोर पांडे के साथ आज फिर विस्थापन के मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हूँ। हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आप लगभग हर हफ्ते जनता को अवेयर करने का प्रयास करते हैं। और जब यह पत्र आया तो उसके तुरंत बाद हम लोग 3-4 लोग गए थे डायरेक्टर साहब के पास। तो उन्होंने इस पत्र का खंडन किया कि यह पत्र हमारे यहाँ से नहीं गया। तो भ्रांति तो वहीं ख़त्म हो गई। और दूसरा जो उनसे बातें हुई हम लोगों की, वो 2 टुक और 2-3 मुद्दों पे ही बात हुई। हमने पहला उनसे प्रश्न किया कि मान्यवर, आप जितना भी खदान एरिया को बढ़ा रहे हैं, जैसे आपका एक ह्यूमर उड़ा है कि 500 मीटर तक, तो पहले तो उस 500 मीटर को डिमार्केशन कर दें, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपकी बात सही है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था जो स्कूल का, जो बच्चों का सेशन खराब होगा अगर आप स्कूल को नोटिस बांटते हैं, तो वो उस पर अभी वो मौन हो गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने। अभी वो भी बड़ी तेजी से लगे हुए हैं एनसीएल वाले कि किसी तरह बोर्ड की सारी बातें ड्राफ्ट में होकर और सीआईएल प्रमुख से साइन होकर हमारे पास आ जाए, जो अभी तक नहीं हुआ है। जो भी इनकी बोर्ड की बैठक थी ऑफिशियल, अभी उनकी ड्राफ्टिंग चल रही है। ड्राफ्टिंग होने के बाद उसमें जो भी करेक्शन होगा वो करके और फिर निचले स्तर से जो मेरा अपना मानना है। निदेशक साहब ने ये चीज़ कंफर्म किया कि बोर्ड में इसको रख दिए हैं या बोर्ड से पास हो गया है? हाँ, उन्होंने यह इशारा किया, पूरी तरह से खुल के तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि लगभग जो बातें आप लोगों के समक्ष हुई थी उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि ड्राफ्टिंग को और कोल इंडिया के अधिकारियों से साइन करने के बाद ही वो आगे कुछ कह पाएंगे। फिलहाल नापी की प्रक्रिया रोक दी गई है। बताया ये जा रहा है कि पूरी टीम को इसी व्यवस्था में लगा दिया गया है कि कितना नोटिस बांटना है, कितना उनका मुआवजा बन रहा है। नहीं, यह भी आपको मैं बता दूं कि नापी की प्रक्रिया उनके द्वारा नहीं रोकी गई है। उनके द्वारा ही बताया गया कि टीस कंपनी जो कि जिस भी उनका एमओयू में साइन हुआ था उससे ज़्यादा काम
एनसीएल ने उनसे करवाया है, और इसलिए उनका और टीस कंपनी का आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। और उनका यह भी कहना था कि हो सकता है हम लोग टीस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी करें। तो सवाल तो एक बहुत बड़ा यह भी बनता है, अगर वो ब्लैकलिस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा यही सवाल है, क्योंकि बीच बीच में भी जहां जहां टीस कंपनी द्वारा नापी की गई, सर्वे किया गया, उसके बाद एनसीएल रैंडमली कई घरों में जाकर के चेक कर रहा है कि सही मुआवजा का वो बनाया जा रहा है कि नहीं इनके द्वारा। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि आप जिस कंपनी को हायर करके ला रहे हो, क्या वो विश्वसनीयता खो दी है या आप विश्वसनीयता उस पर बरकरार नहीं रख पाए, क्योंकि आपने जिला प्रशासन को तो उसमें संयुक्त किया नहीं। यही तो कह रहा हूं मैं कि यह उसी समय तत्काल एक सवाल उठता है जब उन्होंने कहा कि हो सकता है टीस कंपनी को हमें ब्लैकलिस्ट भी करना पड़े। तो अगर ब्लैकलिस्ट वह करते हैं तो ये बताइए फिर जितनी भी अभी तक नापी हुई वह तो एक सिरे से खारिज हो जाएगी। फिर जनता को जो 1.5 साल तक गुमराह किया गया नापी के नाम पे, यह तो वही बात हो गई जैसे एक बार ये लोग सेक्शन 4 लगाए और 7-8 तक जाते जाते विड्रॉ कर लिए, फिर दोबारा सेक्शन 4। तो इसमें मिला जुला के यही है कि सफ़र जनता कर रही है। आज यहाँ का व्यापार खत्म की कगार पर है, लोग असमंजस में हैं कि हमारी बसाहट कहाँ होगी। हमने एक सवाल उनसे और किया कि मान्यवर आप कहते हैं कि हम नोटिस तत्काल दे देंगे, तो जब तक आप बसाहट कोई भी जगह क्लियर नहीं करेंगे तो आपका नोटिस कंप्लीट ही नहीं होता। लीगल वे में तो अगर आप जाएंगे तो जब तक आप विस्थापन की प्रक्रिया की नोटिस देने के पहले आप विस्थापन की जगह सुनिश्चित नहीं करते हैं तो आपका नोटिस प्रकाशन पूरा ही नहीं होता है। तो आपका कहीं ना कहीं तो या तो आप चीज़ों को पूरी तरह से खुल के बता नहीं रहे हैं, और या तो यहाँ की जनता को भ्रमित करके एक एक दिन बिता रहे हैं। और ब्लास्टिंग की तीव्रता जिस तरह बढ़ रही है, हम लोग उस दिन भी बैठे थे तो यही चिंता जाहिर किए कि आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन भगवान न करें कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा और ये जिम्मेदारी किसके ऊपर थोपी जाएगी, यह भी तय एनसीएल को करना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ों पे मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सीएमडी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल को पूछा था कि आप बसाहट के लिए अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा कि करीब 136 लोग ही अभी तक इसमें साइन किए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि प्रबंधन जो स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सेक्शन 9 की जानकारी देता है, आगामी समय में घर नहीं बनाने की जानकारी देता है, सर्वे कराने की बात करता है किराएदारों की, और बार बार नापी कराने के लिए आह्वान करता है, उसने एक बार भी किसी समाचार पत्र माध्यम से ना ही मुनादी करा करके, ना ही लोगों के पास आ करके इस चीज़ की सूचना दी है कि वहाँ रजिस्टर पड़ा है, साइन करिए या हम आपको यहाँ बसाने वाले हैं। पूरी तरह से इनका जो विस्थापन जो है बिना बसाहट को लेकर चल रहा है, बिना पुनर्वास को लेकर चल रहा है। वो आपको बता दें, एक तीसरा सवाल हमने और उनसे किया कि आप कहते हैं कि जो हमारा आखिरी क्षेत्र होगा वह NH-39 के दक्षिणी भाग तक होगा। उसमें उन्होंने यह क्लियर किया कि नहीं, हम NH-39 से दक्षिणी भाग 45 मीटर तक नहीं ले रहे हैं। तो हमने कहा इसका आपने नोटिफिकेशन दिया क्या? तो उन्होंने कहा राकेश जी से बात की और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन दे देंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि अभी एनसीएल खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हमें जमीन कहाँ तक लेनी है, ये दक्षिणी लेनी है। एनएच से दक्षिणी भाग का 45 मीटर कहाँ होगा, थोड़ा विस्तार से जनता को। आप जो नेशनल हाईवे हमारा मोरवा का जो मेन रोड कहा जाता है, जहाँ हमारे कमर्शियल के पूरे मार्केट है, ब्लैक डायमंड पेट्रोल पंप से लेकर और भूसा मोड़ तक, वहाँ तक का जो एरिया है, वहाँ चूंकि असमंजसता थी व्यापारियों में, हमने एक अपने सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन के पत्र के माध्यम से लगभग 10-12 दिन पहले इनसे सवाल भी किया था कि जो व्यापारी सड़क के किनारे बसे हुए हैं, एक तो NH-39 नहीं बन रही है, उसका दंश झेल रहे हैं। उन्होंने अपने कुनबे को गिराकर, अपने घर को, दुकान को तोड़कर NH-39 की कल्पना की, वह विफल रहा। अब दूसरी कल्पना उनकी ये है कि एनसीएल ही मेरा पूरा प्रॉपर्टी लेकर हमें मुआवजा दे दे, तो वह भी कहीं ना कहीं विफलता की कगार पर है, क्योंकि एनएच की जो गाइडलाइन है, उन्होंने क्लियर कहा भी कि एनएच की गाइडलाइन है कि हम रोड से, जो रोड का आखिरी छोर है जहां पे एनएच की लाइटों की पोल लगी हुई है,
या जो एनएच का गटर जो नाली बनेगी वहां से हम 45 मीटर तक किसी भी हाल में ले ही नहीं सकते हैं। ये एनएच का एक्ट है या रेलवे लाइन का एक्ट है कि वो 45 मीटर तक नहीं ले सकते हैं, तो वो तो नहीं लेंगे, ये क्लियर है। लेकिन उस पैच में जो खसरे हैं वह इनको क्लियर एक नोटिफिकेशन, जैसे अखबारों में ये रोज नापी को लेकर और ये सेक्शन 9 के बाद के मकान को लेकर जो जरूरी नहीं है, वो जो बार बार लोगों को अखबारों में ये खबर देकर डराते हैं, उससे ज़्यादा जरूरी है कि आपको अखबारों के माध्यम से यह बताना चाहिए कि आप कितने मीटर तक की बसाहट को फर्स्ट फेज में ले रहे हैं, कितने मीटर सेकेंड फेज में ले रहे हैं। और हमने यह भी कहा कि जो फर्स्ट फेज 500 मीटर आप ले रहे हैं वो तत्काल प्रभाव से आप 500 मीटर तक का पत्थर गाड़ दीजिए। ये चीज डायरेक्टर साहब ने स्पष्ट की कि हम 500 मीटर फर्स्ट फेज में जा रहे हैं। हाँ, ये क्लियर उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट फेज में 500 मीटर जा रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी दुकानदार का मकान जा रहा है और उसकी दुकान 3 नंबर या 4 नंबर वार्ड में या 8 नंबर वार्ड में फंसती है, तो वो एक मानवता के नाते उनकी दुकान का भी मुआवजा हम बना देंगे। वो अपनी दुकान का भी मुआवजा ले लें, वो अपनी दुकान भी तोड़ के और खाली करके हमें हैंडओवर कर दें, तो हम उसका भी फाइनल पेमेंट कर देंगे। ये उन्होंने कहा, लेकिन इसको कहीं ना कहीं उन्होंने लिखित रूप से नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। तो यह भी संशय है कि ये ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अंचल प्रबंधन के कथनी और कहनी में बहुत अंतर है। हाँ, और फिर एक चीजें हमने उनसे यह भी कहा कि जब आपने कहा था कि हम बसाहट के क्षेत्र को विस्तार न करके छोटी सी बसाहट भी कर सकते हैं, तो वह जगह ही क्लियर इन्होंने नहीं की है। तो जो ये कह रहे हैं कि 135 लोगों ने ही रजिस्टर में साइन किया, तो वह 135 लोग भी क्यों किए ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। करना तो किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपकी बसाहट का स्पॉट ही क्लियर नहीं है कि हम बसाएंगे कहाँ, तो फिर लोगों की डिमांड कैसे बढ़ेगी। जब आप वह जगह क्लियर कर दें कि हम इस प्लेस पे बसाएंगे, अगर वह जगह नगर निगम क्षेत्र में है तो हमको लगता है कि 95% लोग वहाँ प्लॉट ले लेंगे, और अगर वह जगह नियरेस्ट कहीं अगल बगल मोरवा के है तो भी लगभग 80% लोग प्लॉट ले लेंगे। लेकिन अगर वह जगह कहीं सुदूर जंगल में होगी तो 99% लोग प्लॉट नहीं लेंगे। यह तो अंडरस्टूड है मामला। वो हमारी जगह सीएमडी साहब भी रहेंगे तो यही करेंगे। तो पहले तो वो अपना पत्ता खोलें, तब तो जनता अपनी बातों को रखेगी। अभी तो जनता को ही भ्रमित किया जा रहा है। कभी पहले जब एक संगठन बना तो 2 संगठन बना दिया गया कहीं ना कहीं, फिर उसके बाद सरकारी और प्राइवेट को अलग कर दिया गया। मतलब सिर्फ लड़ाने का कार्य कर करके वह इस चीज़ों को उलझा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, अभी सामने चेयरमैन का इंटरव्यू होना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीएमडी साहब चेयरमैन की दौड़ में हैं, और वह नहीं चाहते हैं कि उसके पहले कोई भी आंदोलन या कोई भी विरोध हो कि हमारे चेयरमैन के इंटरव्यू में किसी तरह का अड़चन या दाग पड़े और व्यक्तिगत वह उनका नुकसान हो, यह वो चाहते नहीं हैं। इसलिए वो हमें गोल गोल लड्डू खिलाए पड़े हैं। और आज के डेट में सीएमडी साहब किसी भी मीटिंग को करने के लिए तैयार नहीं हैं। हर मीटिंग से वो कतरा रहे हैं। जिस तरह पहले ड्राफ्ट बनने के पहले हमें बुलाया करते थे, हमें चीज़ों को बताया करते थे, आज उन चीज़ों से वह कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं। तो यह समझिए कि जनता को समझना पड़ेगा कि जब तक जनता यूनाइट होकर, एक होकर अपनी चीज़ों की डिमांड नहीं रखेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और नापी वापी से देखिए, नापी लोगों ने करार भले लिया है और बहुत भ्रष्टाचार भी नापी में हुआ है, लेकिन नापी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी खुद इनका क्लियर नहीं है कि नापी का इनको सारा डाटा टीस कंपनी ने दिया भी है कि नहीं दिया है। ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है कि अगर टीस कंपनी का इनसे नहीं पट रहा है और ये टीस कंपनी को ही ब्लैकलिस्ट करना चाह रहे हैं, तो टीस कंपनी कोई छोटा मोटा ठेकेदार की कंपनी नहीं है झोला छाप कि जो इनके जैसे झोला छाप ठेकेदार और सप्लायर है जो इनके हाँ कहने पे हाँ कहते हैं, ना कहने पे ना कहते हैं। कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे। टीस कंपनी बहुत बड़ा ग्रुप है, वो टाटा कंपनी का ग्रुप है, और टाटा कंपनी कहीं ना कहीं एनसीएल से बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरे भारतवर्ष में एक अच्छी संस्था के नाम से जानी जाती है। तो आप उसके कार्यशैली पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा तो गलत है ही।
फिर आपने ऐसा चुनाव क्यों किया? आपने गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉयज को साथ में नहीं लिया और यह कहते हैं कि हम 2 महीने में मुआवजा बांट देंगे। अरे पिछले 4 सालों से बगल में मुहेर का मुआवजा नहीं बट पा रहा। 4 साल पहले नापी हुई है लोगों की, मैंने खुद भी, मेरे मुहेर में प्रॉपर्टी है, मैंने खुद भी नापी कराई है। आज तक 4 सालों में नोटिस तक नहीं मिला मुझे। तो जब जहाँ पे 4 सालों में आप नोटिस नहीं दे पाए, वहाँ आप लोगों को बेबाकी से कह रहे हैं कि हम 2 महीने में आपको नोटिस दे देंगे, 15 दिन में आपको मुआवजा दे देंगे, तो 15 दिन में आपका पैसा डिसबर्स कर देंगे। ये असंभव है। यह आज तक के एनसीएल के इतिहास में या किसी भी भारत के विस्थापन के इतिहास में इतना जल्दी कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, ये पूरा एरिया ही विस्थापित हुआ है। तो क्या आज तक इतना जल्दी लोगों के 10-10, 15-15 साल तक फाइलें लटक रही हैं? 11 नंबर वार्ड का अभी इन्होंने निस्तारण नहीं किया, अभी 10 नंबर वार्ड का निस्तारण नहीं किया और 9 नंबर की कोई तैयारी नहीं है, और आपको सपना दिखाया जा रहा है कि आप 2 महीने में सब कुछ कर देंगे। मैं तो आने वाली सामने दीपावली के लिए सबको आग्रह कर रहा हूं कि जो यहाँ के दुकानदार हैं वह ये मान के चलें कि 2, 4, 5 साल कुछ नहीं होना है। वह खुले दिल से व्यापार करें, जैसे हमारा मोरवा पहले सुसज्जित था वैसे ही सजाकर अपनी दुकानों में सामान रखें और आने वाले त्योहार में अपना नुकसान न करें, पूरा आनंद लें। अभी 2, 4, 5 साल मोरवा मुझे नहीं लगता है कहीं हिलने वाला है। मतलब सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच की तरफ से आप इस चीज़ को आश्वस्त कर रहे हैं कि ये जो पूरा ड्राफ्ट आया ये फेक है और अगले महीने ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अब एनसीएल ने खुद कह दिया फेक है, तो इसके लिए मुझे या आपको किसी को भी इसकी गारंटी या किसी से सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। जिसका ड्राफ्ट है उसी ने कह दिया कि यह मेरा ड्राफ्ट नहीं है, फिर हम उस पर आरोप भी कैसे लगा सकते हैं कि आपने ड्राफ्ट गलत दिया है। चलिए उचित है, मगर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एनसीएल कई चीज़ों पर खुलेआम झूठ बोलते नजर आए हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। पूर्व बैठक में सीएमडी साहब से जब ये सवाल पूछा गया था कि ब्लास्टिंग के मुद्दे पे आप बताते हो कि आप क्रॉस ब्लास्टिंग कर रहे हो, बहुत ही उच्च तकनीक से कर रहे हो और वो सारी चीज़ें आप देखभाल कर रहे हो ताकि ज़्यादा उसका असर यहाँ ना पड़े, परंतु उन्होंने कहा था कि ओबी कंपनी द्वारा तमाम सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी देखा जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि 100% आप समझ लीजिए कि ब्लास्टिंग पे इनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। ओबी कंपनी अपने हिसाब से ब्लास्टिंग कर रही है और ओबी कंपनी का कोई इमोशन इस जनता के लिए नहीं है। जनता को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। जो बहुत ज़्यादा एनसीएल पे विश्वास करते हैं वो अपना भ्रम निकाल दें। एनसीएल कोई भी आपके लिए सुरक्षा व्यवस्था देने वाला नहीं है। एनसीएल बार बार कहता है कि हम कंपल्सेशन देंगे। अभी एक हमारे ही मोहल्ले में, यही आदर्श गंगा के बगल में, एक सज्जन का घर गिर गया था। मोमडम परिवार था, उसकी बच्ची दब गई थी, बेचारे का किसी तरह बहुत दबाव हम लोगों ने दिया तो सीएमडी साहब ने उसका सिर्फ अपने नेहरू में प्राथमिक इलाज करवाया, एक छोटा ऑपरेशन कराया। उसके बाद आज उस परिवार का पता ही नहीं, जबकि उन्होंने कहा था कि उसका टीन का घर था, हम उसको बना के देंगे, उसका जो भी इलाज में खर्च होगा ये उसके दौरान जो है वो हम पूरा देंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। तो जब एक छोटा सा उदाहरण है, तो जिस दिन किसी का बड़ा मकान गिरेगा और भगवान न करे कोई उसमें दब के अगर मर जाता है तो ये क्या कर लेंगे? क्या दूसरा इंसान पैदा कर लेंगे? ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, स्कूल ज़्यादातर देखा जाएगा तो पुराने हैं, भवन पुराने हो चुके हैं, 2-2, 3-3 मंजिले पे खड़े हैं ग्रेजुटी, और बाकी स्कूल आपके सेंट्रल स्कूल हो गया या आपका शिशु मंदिर हो गया। अभी पीछे राजस्थान में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें स्कूल की छत गिरने से करीब 6 या 7 बच्चों की मौत हो गई थी, और उसी समय ये प्लास्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है जब स्कूल संचालित रहते हैं। ये एक डर बना हुआ है मोरवा के लोगों के लिए। ये बहुत बड़ा डर है, आपको बता दें। और एक हंसी की बात और आपको बताएं कि डायरेक्टर साहब ने क्लियर किया कि मेन रोड 45 मीटर हम नहीं लेंगे, और एक तरफ इनके नापी वाले लोग मेन रोड का आखिरी दुकान भी नाप के और उसको कागज पकड़ा दे रहे हैं। एक हम लोगों के मित्र ही हैं, साहू जी, जो है सरिया सीमेंट की दुकान है उनकी, और वो मेन रोड से सटे हुए हैं, मतलब मेन रोड के 45 मीटर छोड़ दीजिए, 45 फीट के अंदर हैं। और उन्होंने दिखाया हमें कि हमारी नापी घर की हो गई है। हमने अपने घर की नापी करा ली। हमने कहा कौन किया? उन्होंने कहा एनसीएल की टीम और टीस कंपनी ने किया है। तो अभी टीस कंपनी को ही ये इन्होंने खाका नहीं दिया कि आपको नापना कहाँ तक है। अगर आप को विश्वास न हो तो मैं आपको बता दूं, टीस कंपनी के किसी भी लड़के से आप 45 जाके नपवा लीजिए तो शायद वो रोड के उत्तरी भाग में भी जाके नापी वापी करके और आपको कागज पकड़ा देंगे।
क्योंकि एनसीएल और टीएस कंपनी का आपसी कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है। और जब ये अच्छा नहीं है तो आप कैसे मान सकते हैं कि आपके नापी में पारदर्शिता दिखाई गई है? यहाँ लोगों को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो एनसीएल की जो ट्यूनिंग है वो किसी से नहीं बैठ रही है। जिला प्रशासन के साथ बात की जाए तो जब आप लोग की बैठक हुई थी 18 लाख रुपए प्लॉट के बदले पैसे की जो बात हुई, उसके बाद जिला प्रशासन से भी कोई बात आप लोग की आगे वार्ता नहीं हुई। या तो सब फील गुड फैक्टर में चल रहे हैं या तो फिर कहीं ना कहीं कोई बात दबी पड़ी हुई है। दूसरी चीज देखा गया था कि जब एनसीएल प्रबंधन को यहाँ नापी करनी थी तो जिला प्रशासन से उन्होंने तहसीलदार और पटवारी की टीम मांगी थी, वो भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि कहीं आपको बता दें, यह विस्थापन विलोपन किया जा रहा है और विलोपन का सारा षड्यंत्र सीएमडी साहब के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें और किसी का कोई श्रेय नहीं है। 101% इस विस्थापन को विलोपन की तरफ ले जाया जा रहा है और उसका पूरा श्रेय माननीय जो है सीएमडी साहब को ही जाता है। क्योंकि वो आज के समय में जो मुझे समझ में आता है कि उनके खुद के एनसीएल के कर्मचारी भी उनसे संतुष्ट नहीं है, तो वो जनता और शासकीय लोगों को कहाँ से संतुष्ट कर पाएंगे। उनका एक लक्ष्य है, मुझे जो समझ में आता है वो उनका एक लक्ष्य है, अपना टेन्योर पूरा करना और चेयरमैन की दौड़ में सबसे आगे दौड़कर चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ जाना। और जब इससे उच्च कुर्सी पे वो बैठेंगे तो इस विस्थापन की रूपरेखा को और ज़्यादा बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो आज हम लोग सपना देख रहे हैं कि कोल इंडिया जाएगा और ये मुद्दा हमारा क्लियर हो जाएगा, तो वह सपना हमारा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अगर ये चेयरमैन बन गए तो कहीं ना कहीं फिर और बुरा हाल मोरवा का होना है। यह भी हमें तैयारी रखनी चाहिए। आपने कहा था कि इससे पहले वो नहीं चाहते हैं कि जब तक चेयरमैन का इंटरव्यू हो कि कोई तरह का विवाद हो या धरना प्रदर्शन हो। शासकीय भूमि वालों को वो संतुष्ट करने में अभी नाकाम दिख रहे हैं। आपको बता दूं, शासकीय जमीन वालों का ही अभी मुद्दा फंसा हुआ है। जो उन्होंने लीगल एडवाइस मांगी थी शासकीय जमीन वालों के साथ क्या किया जाए, अभी वह आया ही नहीं है। तो जब तक लीगल एडवाइस उनकी नहीं आई है तो आप कैसे नोटिस का प्रकाशन कर सकते हैं? अभी तो इनके 50% मुद्दे उलझे हुए हैं। जब तक वह क्लियर नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार की नोटिस का प्रकाशन होना, मुझे नहीं लगता है कि वह नोटिस कंप्लीट हो पाएगी। या यह जो भी व्यक्ति कोर्ट में जाएगा तो उसके खिलाफ यह स्टैंड कर पाएंगे अपने आप को। क्योंकि नोटिस का कहीं ना कहीं कोई आधार होना चाहिए कि आपको 100% लोगों को संतुष्ट करके कंपल्सेशन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है और आपको अच्छी बसाहट देनी है। बार बार न्यूज़ चैनलों में भी आ रहा है कि मोरवा अब न्यू मोरवा का रूप लेने वाला है। वह न्यू मोरवा कहाँ होगा? अब तो लोग अखबारों में जो प्लॉटिंग कर रहे हैं तो वो न्यू मोरवा लिख के अपना अपना प्लॉट बेच रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, वो न्यू मोरवा की कल्पना दिखा दे रहे हैं। तो वो जो 18 लाख आपको मिलेगा उसी से वह न्यू मोरवा बसाने का प्राइवेट लोगों का षड्यंत्र है, जो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा सीएमडी साहब दे रहे हैं एनसीएल की तरफ से कि वो 18 लाख रुपए में और 10-12 लाख जोड़ के आप कहीं 25-30 लाख का प्लॉट लेके और न्यू मोरवा की कल्पना को साकार कर लीजिए। खैर, अगर इस लोगों का ऐसा मानना है कि इस बीच अगर नोटिस का प्रकाशन हो भी गया तो इससे कोई बहुत बड़ी वो नहीं देखा जाएगा। कारण ये है क्योंकि एनसीएल प्रबंधन चीज़ों को दरकिनार कर, जो कहा जाता है कि कानून को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए काम कर रहा है। अभी एक मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा था, अभी भी लंबित है, जिसमें ये बाकायदे दर्शाया गया है कि 450 मीटर के अंदर इनका उत्खनन जारी है, जबकि 500 मीटर सेफ्टी जोन होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि जनता के प्रति शासन भी कितना अवेयर है या कितना सोचने वाला है कि हाई कोर्ट के फैसले को भी दरकिनार कर दिया जा रहा है। इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। जब हाई कोर्ट से यह निर्णय हो गया कि 5-6 लोगों की टीम बनाकर आप उसका सर्वे करें, जिसमें मुख्य रूप से कलेक्टर साहब और यहाँ के विधायक गण जो है वह सब शामिल होंगे, लेकिन वह भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। क्या हमें अधिकार नहीं है यह जानने का कि हमारे घर के कितने फीट दूर पर या कितने मीटर दूर पर ब्लास्टिंग हो रही है? अगर हमें यह अधिकार नहीं है तो मुझे लगता है कि अब भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और पूरी तरह से तानाशाही चल रही है और राजतंत्र चल रहा है। तो अब इस राजतंत्र का विरोध कहीं ना कहीं पुनः 1947 की तरह तो करना ही पड़ेगा, तभी वापस लोकतंत्र काबिज होगा।
तो इसकी तैयारी भी जनता को अंदर अंदर बनानी चाहिए। जैसे हमें तोड़ने का प्रयास एनसीएल अंदर अंदर कर रहा है, वैसे ही जनता को आपस में बात करके अपने आप को जोड़े रखने का भी प्रयास पूरी तरह करना चाहिए। और मैं हर मंच पर यह कहता हूं कि चाहे आप जितने रूप में बट जाएं, लेकिन जहां आर्थिक और सामाजिक और पारिवारिक संकट होता है, वहां हर चीज़ों को भूलकर आदमी को पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सुरक्षित होंगे तभी हम आपस में लड़ पाएंगे। अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारी आपकी लड़ाई भी यहीं खत्म हो जाएगी। आपके मंच के द्वारा स्थानीय लोगों से कोई अपील की जा रही है या आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारे मंच के द्वारा हमेशा स्थानीय लोगों से यह अपील की गई है कि आप नापी न करवाएं, और मैं आज भी कह रहा हूं, मैं अपने स्टैंड पर प्रथम दिन से वही खड़ा हूं कि आप नापी न करवाएं। जब तक एनसीएल लिखित रूप से जैसे अखबार में प्रकाशन कर रहा है, वैसे ही हमारे रेट का या तो प्रकाशन कर दे या हमें लिख के दे दे कि पुनर्वास स्थल का क्या होगा, हमें बसाहट की जगह पे सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, और प्लस हमें मुआवजा हमारे घर का किस रूप में मिलेगा। यह जब तक एनसीएल के लेटर पैड पे किसी उनके अधिकृत अधिकारी का साइन होकर प्रकाशन अखबार में हो जाए या फिर हमारे पास लिखित आ जाए, हम नापी एकदम कराने को तैयार हैं, करा लेंगे। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं तब तक अगर जो भी लोग नापी करवाएं तो वो अपने साथ गलत किए हैं, उसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं है। वो अपने साथ गलत किए हैं और वो भोगेंगे। मैं आपको बता दूं, लोगों को अफसोस भी है, जो लोग नापी करा चुके हैं वह जब एनसीएल की यह नीति देख रहे हैं तो वो अपने आप में खुद ग्लानि फील कर रहे हैं कि हाँ वाकई में हमसे गलती हुई है। तो अब दोबारा जो बचे हुए हैं वह ऐसी स्थिति में न आए। गलती तो स्थानीय लोग चाह रहे हैं, मगर यहाँ जो मुआवजा जीवी बसे हैं कोने कोने में, उन्हीं को देखते हुए तो एनसीएल पूरी प्रक्रिया अपना रहा है। आप समझिए कि देखिए, मुआवजा जीवी इस पूरे क्षेत्र में है, लेकिन जो एक्चुअल में मुआवजा के लिए घर नहीं बनाए थे, जो अपना आशियाना दे रहे हैं, उन्हें तो इस बात को समझना चाहिए। मोरवा में उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो मुआवजा जीवी की तरह अपने आप को मानकर अगर मुआवजा जीवी की लाइन में लग जाए तो यह तो गलत है ना। यह तो उनकी मानवीय भूल है और वो नहीं करना चाहिए लोगों को। इस पर कहीं ना कहीं हम हमेशा दबाव देकर कहते आए हैं कि आप नापी न कराएं, ताकि एनसीएल हमारे मुद्दों को स्पष्ट जल्द से जल्द करे। यही हमारी मजबूती है। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो नुकसान हमारा होना ही होना है, समाज का होना है। एक आखिरी सवाल, जैसा कि आपने बताया कि निदेशक साहब से आपकी बात हुई 500 मीटर आगे बढ़ने की, तो ये 500 मीटर भगत सिंह कॉलोनी तरफ बढ़ रहे हैं कि बूढ़ी माई तरफ बढ़ रहे हैं, किस क्षेत्र? ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हमने इसीलिए स्पष्ट उनसे कहा कि आप उसकी एक डिमार्केशन करके पत्थरगड्डी करा दीजिए। आप एक स्टोन, माइल्ड स्टोन 500 मीटर का गड़वा दीजिए कि यहाँ तक हम पहले फेस में लेंगे, तो उसके बाद वाले जो लोग हैं वह निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर सकें, अपने घरों में रह सकें। उनको फिर अगले टर्न सवाल तो ये भी उठेगा कि आप 500 मीटर ले रहे हो, एक साथ नहीं ले रहे हो। जब आधी आबादी या 1/4 आबादी हट जाएगी तो व्यापारी क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है ना। यही चीज़ों को तो हम लोग क्लियर करने के लिए लोगों को रोका करते थे कि आप नापी मत करवाइए। बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो डिस्कस नहीं हुई हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ यह दिखता था कि प्लाट के बदले पैसा, या प्लाट, बस इसी पे लोग अटके हुए थे। और एनसीएल यही बड़ा मुद्दा बनाकर आखिर एनसीएल ने कलेक्टर साहब के सामने सिर्फ इसी मुद्दे पर ही क्यों सहमति जाहिर कराई, जबकि उसके बाद कम से कम हमारे 24-25 मांगे तो हमारी ही थी। तो 23 मुद्दों पे और क्यों नहीं चर्चा हुई? तो जब आप सोचिए कि एनसीएल किस तरह कूटनीति हमारे साथ कर रहा है, और उसके बाद हम आज भी एनसीएल के यसमैन अगर बन के उनकी बातें सुनते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यह दुर्भाग्य है हमारा ना। अरे प्रतिकार, विरोध तो करना ही चाहिए ना हमें। हम नहीं उनसे लड़ें, नहीं उनसे बहस करें, लेकिन अपना विरोध तो सत्याग्रह करके कर ही सकते हैं। हम साइलेंटली विरोध भी कर सकते हैं। भाई उनकी बातों को न माने, हम नापी न कराते, हम आज उनके प्रकाशन को दरकिनार करके न ध्यान देते, तो आज एनसीएल कहीं ना कहीं हमें अपने फेवर में लेने के लिए हमारी बातों को मानता ही मानता। ये एनसीएल की मजबूरी थी। लेकिन आज स्थिति दूसरी हो चुकी है। आज हम बीच में फंसे हुए हैं। आज हमारा शहर संकट में है, आज यहाँ के व्यापारी संकट में हैं। अब इस संकट से हमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्लान वे में निकलना पड़ेगा।
अगर बसाहट नहीं करते हैं तो हमें नज़दीकी कहीं मार्केट धीरे धीरे बसाने की प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। हमने एक ऑफर इनको दिया था कि आप पहले बस स्टैंड को चटका के पहले ही जो लेफ्ट और राइट साइड में एनसीएल की भूमि है वहाँ बस स्टैंड को शिफ्ट करिए, ताकि कम से कम बस स्टैंड और शिव मंदिर वहाँ जाएगा तो धीरे धीरे 20-25% जो बाजार का माहौल है वो बनेगा। कि अब विस्थापन होना शुरू हो गया, लेकिन एनसीएल ने उस पर भी बस मीटिंग में अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अभी तक उसका एक भी पन्ना इन्होंने नहीं प्रेषित किया कि हमने यह लेटर किसी भी विभाग में हमने कहा या तो आप झिंगुर्दा परियोजना से बनवा दें या तो अपने सीएसआर मद से बनवा दें या डीएमएफ मद से बनवा दें, तो आप लेटर तो प्रकाशित करिए कि ये प्रपोजल मेरा जा रहा है कि बस स्टैंड, हमने कहा जयंत की तर्ज पर आप झिंगुर्दा परियोजना से एक झिंगुर्दा परियोजना के लिए ही बस स्टैंड बनवा दें और इस बस स्टैंड को जो हमारा मोरवा का है इसको वहां आप शिफ्ट कर दें, क्योंकि मोरवा का बस स्टैंड का सुंदरीकरण भी एनसीएल के द्वारा ही किया जाता है और वो एनसीएल की ही जमीन में है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो इनको करनी पड़ेगी, लेकिन यह क्या है कि शुरुआत नहीं करना चाह रहे हैं, हमारे शहर का अंत करना चाह रहे हैं। ये विस्थापन को विलोपन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं और जिसका मैं हमेशा विरोध करता आया हूं कि हमें विस्थापन चाहिए, विलोपन नहीं चाहिए। चलिए, एनसीएल विस्थापन को विलोपन की तरफ ले जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल पुनर्वास स्थल का कहाँ होगा, कब होगा, उसके बाद ही आगे की नीतियाँ समझ में आ पाएंगी कि कब कहाँ ले जा रहे हैं। आगे भी हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे विस्थापन का हाल।